अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में बगावत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देश के गृह मंत्री रह चुके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए हैं। सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा और संस्कृति लगातार खो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके और केंद्र में कई मंत्रालयों को संभाल चुके तथा राज्यपाल पद पर भी रह में महाराष्ट्र के पुराने समय के कांग्रेस नेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें सुशील कुमार शिंदे भी मौजूद थे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी में मेरे शब्दों का कुछ मूल्य होता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह अब है या नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति को भी खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजित करती थी। इस शिविर में पार्टी के प्रदर्शन और नेताओं की लोकप्रियता और जनता में उनकी पकड़ को लेकर मंथन किया जाता था, लेकिन अब यह समझना बहुत मुश्किल है कि पार्टी कहाँ है। शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा अपनाई गई कई नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन सुधार के लिए कांग्रेस में कार्यशालाएं आयोजित करने की संस्कृति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के उस ग्रुप 23 के भी सदस्य हैं जो कि पार्टी में लंबे समय से सुधारों की मांग कर रहे हैं। उधर इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के विरोधी दल जहां कटाक्ष करने में जुटे हैं, तो वहीं सहयोगी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि सुशील कुमार शिंदे ने जो कुछ कहा है उस पर पार्टी को चर्चा करनी चाहिए। अब शिंदे साहब ने ये कहा है तो उसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। शिंदे साहब कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने सिपाही सलाहकार हैं। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है शिंदे साहब ने, और अब उनकी ये वेदना है, व्यथा है, तो मुझे लगता है पार्टी में उसके ऊपर चिंतन मंथन करे। हम तो पार्टी के बाहर से लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रहे और बढ़े। देखिए, राजा का काम होता है प्रजा के प्राणों का रक्षण करे। राजा का काम होता है प्रजा के हेल्थ के बारे में काम करे, उनको बचाया जाए। लेकिन यहाँ अगर सरकार का फेल्योर है तो जो फैमिलीज के कर्ता धर्ता इस कोरोना काल में उनकी मौत हो गई है, उनकी फैमिली को मदद करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उधर देश में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आईएमए के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में चिकित्सकों द्वारा दी गई सेवा अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि मैं 130 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिकतम जोर दिया है। इसके लिए बजट इस साल दोगुना कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का किया गया है। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है।
ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, कोरोना से लड़ाई में जितनी चुनौतियां आई, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स ने उतने ही समाधान तलाशे, प्रभावी दवाइयां बनाई। आज हमारे डॉक्टर्स ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, उन्हें लागू करवाने में मदद कर रहे हैं। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। इतने दशकों में जिस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ था, उसकी सीमाएं आप भली भांति जानते हैं। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे भी आप परिचित हैं। हमारे देश में जनसंख्या का दबाव इस चुनौती को और कठिन बना देता है। बावजूद इसके कोरोना के दौरान अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में संक्रमण को देखें, मृत्यु दर को देखें, तो भारत की स्थिति बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं संभली हुई रही है। किसी एक जीवन का असमय समाप्त होना उतना ही दुखद है, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने हेल्थ केयर पर सबसे अधिक बल दिया है। पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद मिली। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा, यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए हैं। आज देश में तेजी से नए एम्स खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब 1.5 गुना बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि इतने कम समय में जहां अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 1.5 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं पीजी सीट्स में 80% इजाफा हुआ है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष आपको करना पड़ा, वो कठिनाइयां हमारे युवाओं को, आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी।
दूर सुदूर क्षेत्रों में भी हमारे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। उनकी प्रतिभा को, उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। मेडिकल सेक्टर में हो रहे इन बदलावों के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। साथियों, जब भी हार्ड वर्क, टैलेंट और स्किल की बात आती है तो इनमें आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पूरे अटेंशन के साथ ही अपने अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहें। पेशेंट के साथ आपके एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अहम है। साथ ही मरीज के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट प्लान और उनके रिस्पॉन्स का भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यह एक रिसर्च स्टडी के रूप में भी हो सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं और ट्रीटमेंट्स के असर को नोट किया गया हो। जितनी बड़ी संख्या में आप मरीजों की सेवा और देखभाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पहले से ही दुनिया में सबसे आगे हैं। यह समय यह भी सुनिश्चित करने का है कि आपके काम का, आपकी साइंटिफिक स्टडीज का दुनिया संज्ञान ले और आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ भी मिले। इससे दुनिया को जहां मेडिकल से जुड़े कई जटिल सवालों को समझने में आसानी होगी, वहीं उसके समाधान की दिशा भी मिलेगी। कोविड की यह महामारी इसके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। वैक्सीन किस प्रकार से हमारी मदद कर रही है, किस प्रकार से अर्ली डायग्नोसिस का लाभ मिल रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किस प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है, क्या हम इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर सकते हैं। पिछली शताब्दी में जब महामारी आई थी, आज उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत उपलब्ध नहीं है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम अगर कोविड से कैसे मुकाबला किया गया है, इसके प्रैक्टिकल अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वो भविष्य में पूरी मानवता के लिए बेहद मददगार साबित होगा। आपका ये अनुभव देश के मेडिकल रिसर्च को एक नई गति भी देगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा, आपका श्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा। हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा। इस बीच कोरोना वायरस जनित महामारी से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के सम्मान में बेंगलुरु में अपने तरह का पहला कोविड योद्धा स्मारक स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में सुधाकर ने कहा, हमारे आरोग्य सौध परिसर में अपनी सेवा देते हुए कोविड से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के सम्मान में हम एक स्मारक का निर्माण करेंगे। मुझे लगता है कि यह देश में पहला ऐसा स्मारक होगा। मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की याद में स्मारक को एक विशेष तरीके से बनवाने का निर्णय लिया है, जो नई दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक जैसा होगा और वहां कोई भी जाकर श्रद्धांजलि दे सकेगा। सुधाकर ने कहा कि स्मारक ऐसी जगह होगा जहां कोई भी जाकर श्रद्धांजलि दे सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान लगभग 800 डॉक्टरों की जान चली गई और उनमें से बहुत से लोगों के बच्चों समेत परिजन अब इस महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। वहीं एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी महामारी के काल में डॉक्टरों द्वारा दिए गए योगदान की भरपूर सराहना की। मैं यही कहूँगा कि 1 साल से डॉक्टर जो हैं इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और
हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है। उन डॉक्टर्स को याद करना चाहिए जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी, और उनको याद करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आगे इतने ज़्यादा केसेस ना बढ़ें, चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, उसको हम पूरी तरह से आगे लेके जाएं, जिससे हॉस्पिटल्स पे स्ट्रेन कम पड़े और एडमिशन्स कम हो और डॉक्टर्स पे स्ट्रेन कम पड़े। आज हमें ये भी देखना चाहिए कि डॉक्टर, वी शुड अप्रिशिएट and respect the work doctors are doing and totally come out against violence against doctors, because वो एक बहुत बड़ा खतरा है which is demoralizing for the entire medical community.